की रिपोर्ट के बाद ही जाकर के प्रशासनिक अधिकारी, वो सैनिक अधिकारी जो हैं अपने काम चला पाते हैं। सोचिएगा, ये है। तो सोचिए कि सेना को कंट्रोल कौन कर रहा था? ये दोनों। और ये दोनों बैठे बैठे दरबार में षड्यंत्र करते रहते थे, ये परेशान रहते थे। ये देश को, साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? गुटबाजी और षड्यंत्र। तो इस तरह की चीजों को उसने सोचा अकबर ने कि यार ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो पता चला कि ये दोनों को दोनों बैठे बैठे करते रहते हैं अपने दरबार में बैठे बैठे, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों में से कोई वकील है, सोचिए कोई वजीर है, कोई कुछ है, सारा पैसा, वित्त, सुविधाएं, सारी चीज इनके हाथ में है। सेना को वेतन भी देना है तो ये दे रहे हैं, सेना को नियुक्त करना है तो ये कर रहे हैं, सब कुछ करना है तो ये इनके हाथ में है। उनके हाथ में कुछ नहीं है, केवल लड़ना है, तलवार भांजनी है, तोप के गोले चलाने हैं, बस इतना ही है। तो खुद सोचिए, तो इन्होंने क्या किया फिर? अकबर ने, सोचिए, इस व्यवस्था के तहत क्या किया? इन तीनों का एकीकरण कर दिया। क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया तीनों का। मैंने कहा ना, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आने वाला। इसका मतलब हो गया, इन तीनों का एकीकरण कर दिया गया, अर्थात सभी के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी। क्या आज हो सकता है ऐसा? सोचिए, आईएएस आईपीएस सबको सेना के अंडर में जाकर ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन काम नहीं करते। फिर करते हैं लेकिन उतना नहीं। ट्रेनिंग तो दी जाती है आईपीएस ऑफिसर को, बाकी सबको नहीं दी जाती। सोचिए, अकबर ने उस समय क्या किया? पूरे के पूरे सभी डिपार्टमेंट को यूनिटाइज कर दिया और सबको कह दिया कि सबको सैन्य सेवा करना अनिवार्य है। पहली बात। इसका मतलब है, अब किसी को प्रमोशन चाहिए तो युद्ध में भाग लीजिए, अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, और उसके बाद आइए बताइए कि आपने क्या किया है। यानी कि प्राइज एंड पनिशमेंट सिस्टम, दंड और पुरस्कार की नीति कह सकते हैं इसको, उसने लागू की। सोचिए कि अकबर यहां पर कैसा है? अनपढ़ है। दंड और पुरस्कार की नीति, अनपढ़ है, तब वो इतना सोच रहा है। पढ़ा लिखा होता तो क्या सोचता? अब बताइए, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया था और कैसे किया था? ठीक, एवरीबॉडी, इट्स ओके। आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य, यानी कि अब सब लड़ने जाएंगे, सारी चीजें होंगी। अब इसके बाद उसने कब कब क्या क्या कैसे कैसे किया है, उसकी भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया। अब इसका मतलब है, अब इसने इस व्यवस्था को कब और कैसे शुरू किया वो देख लेते हैं। सबसे पहले सोचिए, अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष में, प्रारंभ से ये सब नहीं किया था उसने, पहले दिन से नहीं किया है, जैसे जैसे समस्याएं आती गई उनका समाधान करता चला गया। 18वें वर्ष में उसने घोड़ों पर दाग की प्रणाली शुरू की। हालांकि दाग प्रणाली सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, उसके बाद चलती रही, बीच में कुछ लोगों ने गायब कर दिया, खासकर फिरोज शाह तुगलक ने, और फिर धीरे धीरे जाकर के अब इसने फिर से शुरू किया। 19वें वर्ष में उसने, अपने शासन के 19वें वर्ष में उसने क्या किया? पद प्रणाली को शुरू किया था। एकल प्रणाली है पद प्रणाली, यानी कि अधिकारियों को अपना एक पद दे दिया कि ये है आपका मनसब और ये पद है आपका, अब आप काम करिए। पद प्रणाली 19वें वर्ष में, ठीक है ना? एकल प्रणाली उसने शुरू की। एकल प्रणाली, ध्यान रखना, सिर्फ एक ही पोस्ट। और सबसे अंत में जाकर के 40वें 41वें वर्ष में, 40 से लेकर 41वें वर्ष में, ध्यान रखिएगा, 1595 96 में उसने प्रॉपर सवार पद, यानी कि पद और सवार दोनों को शुरू कर दिया। पहले केवल पद था, अब पद और सवार दोनों को शुरू कर दिया। यही है मनसबदारी प्रणाली। पद और सवार दोनों को शुरू कर दिया। सवार का मतलब होता है घोड़े, सैनिक, और पद का मतलब होता है आपकी रैंक। बात समझ रहे नहीं? तो आपकी रैंक क्या होगी
और आप कितने घोड़े रख सकते हो, उस हिसाब से आपका यहां से शुरू होता है। पहले घोड़े घोड़े रखने का कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि सैनिक सेवा अनिवार्य ही नहीं थी। सैनिक केवल सेना के लिए मौजूद थे। अब क्या कर दिया कि नहीं भाई, अब दोनों रखिए आप। हर व्यक्ति को सेना के रखने हैं, घोड़े रखने हैं, सब कुछ काम करना है, क्योंकि सभी को लड़ने जाना है। और लड़के आएगा, परफॉर्मेंस दिखाएगा, उसी को उतना प्रमोशन मिलेगा। और हार के आओगे तो डिमोशन भी मिलेगा। और हमारे यहां क्या है इस समय, प्रमोशन ही प्रमोशन है। काम करिए मत करिए, चापलूसी करते रहिए, भ्रष्टाचार करते रहिए, ऊपर अधिकारियों की सेवा करते रहिए, आप प्रमोशन पाते रहिए, काम हो या ना हो। ये आज की व्यवस्था है। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप खुद सोच के देखिएगा। काम करने वालों को सजा मिलती है, ट्रांसफर मिलते हैं, और काम ना करने वालों को आगे प्रमोशन मिलता है। हाँ, बस वो काम किसका करते हैं ये डिपेंड करता है। काम तो वो भी करते हैं, लेकिन किसका करते हैं ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। ठीक है ना, इस बात को यहीं तक छोड़ दीजिएगा, पर्सनली मत रखिएगा इसको। तो ये क्लियर हो गया कब कब उसने क्या क्या शुरू किया था। अब इसमें कैसे कैसे शुरू किया वो मैं बता देता हूं। ये देखिए, सभी मनसबदारों को उसने दो रैंक में व्यक्त किया। मैंने कहा ना, एक पद यानी कि जात, और दूसरे सवार। यह है, यानी कि आपकी एक रैंक होगी कि आपकी रैंक क्या है। रैंक से आपका वेतन तय होता है, ध्यान रखिएगा कि वेतन कितना मिलेगा। और सवार का मतलब होता है आपके घोड़े और आपके सैनिक। ये रहे, घोड़े और सैनिकों की संख्या इससे तय हो। एवरीबॉडी क्लियर। और इन दोनों को भी एक ही कैटेगरी में नहीं रखा, नहीं, इसकी भी तीन कैटेगरियां बनाई। एक, जात के बराबर सवार, ये एक जात है, और इसके बराबर सवार, यानी जितनी आपकी रैंक है उतने ही आपको घोड़े रखने का अधिकार मिलेगा। जितनी आपकी रैंक उतने ही आपके घोड़े मिलेंगे। ठीक। दूसरा है जात के आधे से अधिक सवार, यानी कि जितनी जात है उसका आधे से अधिक सवार होंगे। ये रहे, हाफ प्लस सवार। अगर सपोज दैट यहां पर 100 की जात है तो आपके 100 सवार होंगे, और यहां पर आपकी 100 की जात है तो यहां सवार कितने होंगे, 50 से ज्यादा होंगे। और तीसरा है जात के आधे से कम सवार, यानी कि जात के आधे से कम सवार, यानी उससे भी कम सवार, यानी कि 50 से माइनस होंगे। क्लियर है एवरीबॉडी। यानी घोड़ों की संख्या 50 से कम होगी, यानी आधे से कम, इसमें आधे से ज्यादा होगी, और इसमें बराबर की होगी। ये तीन कैटेगरी हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। ये सोचिए अनपढ़ आदमी का कैलकुलेशन है, ध्यान रखना। क्या है कैलकुलेशन, अनपढ़ आदमी का कैलकुलेशन। ये तो उसने व्यवस्था की, लेकिन बात आती है कि आखिर ये पद और जो जात जो दे रखे हैं, आखिर ये कितना दिया जाता था उसको, कितनी कैटेगरी थी, कितनी नहीं थी, ये सोच के बताइएगा। ध्यान रखिएगा, यहीं पर नोट कर लीजिए। एक किताब है आईने अकबरी, आईने अकबरी। आईने अकबरी में बताया गया कि मनसबदारों की 66 श्रेणियां थी। कितनी थी, 66। आईने अकबरी में कहा गया है 66, लेकिन वास्तविकता में यानी कि व्यवहार में 33 श्रेणियां थी। कितनी थी, 33 श्रेणियां टोटल। यानी कि मैं बताऊंगा अभी 33 श्रेणियां कैसे, किस तरीके से 33 श्रेणियां। ठीक है ना, अर्थात उनको जो पद दिया जाता था वेतन के हिसाब से सामान्य तौर पर 10 से लेकर के 10,000 तक का दिया जाता था। 10 से लेकर के 10,000 की जात का पद होता था, उसकी 33 श्रेणियां थी अलग अलग। किसी को 10 का, किसी को 20 का, किसी को 50 का पद, किसी को 100 का, किसी को 1000 का, किसी को 5000 का, किसी को 4000 का, किसी को 3000 का, किसी को 7000 का, किसी को 10,000 का। इस तरह से उनकी 33 श्रेणियां थी। जैसे आपका पे स्केल है, किसी का 3600 का है, किसी का 4200 का है, किसी का 5500 का है, किसी का 6500 का है, किसी का 6200 का है, किसी का 7200 का है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी है। तो यहां पर भी वही कैटेगरी है दोस्तों, 10 से लेकर के 10,000 तक।
और इसमें कितनी सीढ़ियां बनाई गई? 33 बनाई गई। एवरीबॉडी इट इज ओके? और हर श्रेणी के अंतर्गत ये 3-3 हैं। ये 100-100 के ही हैं, मैंने तीनों बताए 100-100 के। अब यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिए, ध्यान रखना। एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, 10,000 से लेके 10 से लेकर 10,000 तक के पद तो दिए जाते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर इसमें सामान्य तौर पर मैक्सिमम 5,000 तक के दिए जाते थे। 5,000 तक के पद दिए जाते थे सामान्य तौर पर, इससे ऊपर नहीं दिए जाते थे। ध्यान रखना, सामान्य तौर पर 10 से लेकर के 5,000 तक के सामान्यतः दिए जाते थे, सामान्यतः। ये लिखने के लिए है, ये देने के लिए है, सामान्य तौर पर दिए जाते थे। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, अकबर के समय में ऐसे जो मनसबदार हैं जिनको 5,000 का पद मिला हुआ था, टोटल 29 मनसबदार थे। और औरंगजेब के समय में 79 थे ऐसे, औरंगजेब के समय में। बात समझना, तो अकबर के समय में 29 मनसबदार ऐसे थे जिनको 5,000 का पद मिला हुआ था, जात मिली हुई थी। और औरंगजेब के समय में ऐसे 79 थे, 79। यानी कि औरंगजेब के समय में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब यहीं पर एक पॉइंट और देखिएगा ध्यान से, अकबर ने 7,000 के भी मनसब दिए थे, के भी दिए कुछ लोगों को, जैसे राजा मान सिंह हैं, मिर्जा अजीज कोका हैं, इनको 7,000 के भी मनसब दिए थे। ध्यान रखना, दारा शिकोह को और शाहजहां ने दारा शिकोह को पता है कितने का मनसब दिया था? 40,000 का मनसब दिया था दारा शिकोह को। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को 40,000 का मनसब दिया था। यह केवल सिंबॉलिक है, क्योंकि मुगल बादशाह का बेटा है, राजकुमार है, कल को बनने वाला बादशाह है, इसलिए प्रतीकात्मक तौर पर दिया गया। क्लियर है? तो ये मैंने बेसिक चीज मैंने आपको बता दी, ये रही सामान्य बेसिक चीजें, ये रही कि कितनी श्रेणियां हैं, आईने अकबरी में कितनी श्रेणियों की चर्चा की गई है, ठीक है ना। वास्तविकता में कितनी थी? 33 थी। सामान्य तौर पर कितने से कितने तक दी जाती थी? 10 से लेकर 10,000 तक दी जाती थी। सामान्य तौर पर दी जाती 10 से 5,000, ठीक है ना। और 7,000 के भी अकबर ने मनसब दिए थे कुछ लोगों को, जैसे मान सिंह, मिर्जा अजीज कोका वो, और दारा शिकोह को 40,000 का मनसब मिला था। ठीक है एवरीबॉडी, इट इज ओके? क्लियर? तो यहां पर समझ लीजिएगा कि जो 3 कैटेगरी हैं, अगर मनसब यानी कि जात 100 की है तो यहां पर 100 सवार मिलेंगे, ध्यान रखना, यानी 100 सैनिक। ठीक, अगर यहां पर 100 की है, सेकंड कैटेगरी में है, तो यहां 50 से ज्यादा मिलेंगे, 100 से कम, 50 और 100 के बीच में मिलेंगे। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी का है तो यहां पर 50 से कम मिलेंगे सवार। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? यानी कि आपका पद तो तीनों का 100-100 का ही है। आप 3 लोग हैं, अकबर ये चाहता है कि आप 3 लोग हैं, तीनों का बराबर का पद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें से आप में से जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है उसको मैं दूंगा फर्स्ट क्लास कैटेगरी का, दूसरे को दूंगा सेकंड क्लास का, तीसरे को दूंगा थर्ड क्लास का कैटेगरी का। हाँ, आपका रैंक बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन घोड़े कम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? घोड़े और सैनिक कम मिलेंगे। घर वाले अब क्या कहेंगे, तुम हो तो उनके बराबर के ही, ठीक है ना, लेकिन तुमको घोड़े कम मिले हैं, तुम्हारा क्या इज्जत है? तुम्हारे दोस्त की ज्यादा इज्जत है, उसको फर्स्ट क्लास कैटेगरी मिली, तुमको सेकंड मिली है। ठीक है, तुम सैलरी बराबर मिल रही है, लेकिन ओहदा तो नहीं है ना। तो सोचिए कि एक ही ओहदे पर 3 कैटेगरी बना दी उसने कंपटीशन बढ़ाने के लिए। बोले कि अब षड्यंत्र मत करना, बैठ करके कंपटीशन करो, अपने आप को आगे कैसे लेके जाना है, वरना समाज में, घर में, परिवार में इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है ना, आज की तरह नहीं है कि अरे जो चापलूसी कर लेंगे ना, अब तो सबको काम करना पड़ा है। तो मनसबदारी नीति का उद्देश्य क्या है अब हकीकत में? हकीकत